हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ वैभवी के साथ। नितिन बहुत दिनों के बाद अपनी भुआ से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी भुआ रजनी बहुत ही उदास सी है। भुआ को उदास देख नितिन को बहुत ही हैरानी हुई। अपनी सौतेली बेटी की शादी के बाद बुआ को बहुत ही खुश होना चाहिए। कहती थी, एक बार बस इस बोझ को अपने सर से उतार दूं तो गंगा नहा लूंगी। पर अब क्या हुआ? दरअसल रजनी उसके पति दिनेश की दूसरी पत्नी थी। शादी के बाद ससुराल आते ही रजनी ने अपने पति दिनेश को अपनी उंगली पर नचाना शुरू कर दिया था। जैसे तैसे दिनेश को पट्टी पढ़ाकर अपनी सौतेली बेटी वैभवी को, जो कि 5 साल की थी, उसको उसके नाना नानी के पास भेज दिया था। वैभवी के जाने से दिनेश बहुत उदास सा हो गया था, पर धीरे धीरे नई पत्नी के प्यार में दिनेश ऐसे डूबा कि अपनी बेटी को ही भूल गया। रजनी उस बोझ को घर से बाहर निकाल बहुत ही खुश थी। किसी भी तीज त्योहार पर भी रजनी वैभवी को घर नहीं लाने देती थी। धीरे धीरे रजनी 2 बेटों की मां बन गई। रजनी दिनेश को सारा समय बेटों में ही उलझा कर रखती। उसे कभी भी अपनी बेटी वैभवी की याद तक नहीं आने देती। वैभवी बहुत ही होशियार लड़की थी। नाना नानी की छत्र छाया में बड़ी हो रही थी। घर के सारे कामों में निपुण थी। एक दिन नाना जी की मृत्यु हो गई, तब उसके मामा उसे वापस अपने पिता के घर छोड़ गए। उस दिन रजनी फिर से बेचैन हो उठी थी। रजनी ने बेमन से वैभवी को घर में पनाह दी। सच ही कहते हैं कि मां के मरते ही पिता का साया भी सर से उठ जाता है। दिनेश ने भी अपनी बेटी का कोई स्वागत नहीं किया और 18 साल की बहन दोनों भाइयों को भी खली। रजनी ने दिनेश से कहा, इसके मामा खुद इसे यहाँ छोड़कर गए हैं या आपने इसे यहाँ बुलाया है? दिनेश ने धीमे से कहा, उसके मामा ही यहाँ छोड़कर गए हैं। अब इसके नाना रहे नहीं तो मामा उसे क्यों अपने घर में रखेंगे? अब से वैभवी यहीं रहेगी और इसमें खराबी भी क्या है? तुम्हें भी घर के कामों में मदद मिल जाया करेगी। रजनी ने गुस्से से कहा, अरे तुम्हें घर के कामों की पड़ी है? ये नहीं सोचा तुमने इसके शादी ब्याह का खर्च कौन उठाएगा? अपना तो अपने से पूरा नहीं पड़ रहा। उसके बाद जब भी रजनी किसी भी रिश्तेदार से मिलती तो यही कहती कि कोई भी अच्छा लड़का हो तो वैभवी के लिए बताना, जो बिना दान दहेज के उससे शादी कर ले। ये बोझ बस किसी भी तरह घर से जाए तो शांति मिले। ये बात उसने नितिन से भी कई बार कही। नितिन ने उसके एक दोस्त के ममेरे भाई पंकज के बारे में अपनी बुआ रजनी को बताया, जो बिना दहेज के शादी करने को तैयार था। जल्दबाजी में रिश्ता तय भी हो गया और रजनी ने वैभवी की शादी लड़के पंकज से भी कर दी। पर अब भी रजनी परेशान सी है। रजनी को परेशान सा देख नितिन ने पूछा, बुआ क्या हुआ, परेशान हो? रजनी ने कहा, वैभवी वापस ससुराल से आ गई है मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए। वो तो पागल है, मुझे तो पता ही नहीं था। शादी के बाद ससुराल वाले उसे पागल कहकर यहाँ छोड़ गए। बोले, किस पागल से हमारे बेटे की शादी कर दी? खुद ही रखो अब इसे, इस पागल को अपने घर। जल्द ही तलाक के कागज भी भेज देंगे। यह सुन नितिन ने हैरानी से कहा, क्या? रजनी ने नितिन से कहा, तू जरा उस पंकज से बात करना, आखिर क्या बात हो गई? फिर रजनी ने वैभवी को आवाज दी और चाय लाने को कहा। कुछ देर में वैभवी सर झुकाए चाय ले आई। नितिन ने बड़े ही गौर से वैभवी को देखा। उसे उसमें पागल जैसा कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया। नितिन सोचने लगा, वैभवी कितनी गुणी है, कितने अच्छे से घर के सारे काम संभाल लेती है, बुआ की हर बात को मान लेती है सर झुकाए, तो पागल कैसे हो सकती है? चूंकि रिश्ता नितिन ने ही करवाया था तो उसके दिमाग में खलबली सी मचने लगी। वो वैभवी के पति पंकज से मिलने गया। पंकज
नितिन को देख भड़क गया और बोला, कैसी पागल लड़की को तूने मेरे पल्ले बांध दिया? किस जन्म का तूने मुझसे बदला लिया? नितिन ने कहा, जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो बहुत ही अच्छी है। पंकज ने कहा, जानता है, सुहागरात के दिन जब मैंने उसे छुआ तो वो पागल जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। पूरे 15 दिन वो रही इस घर में, पर उसने मुझे खुद को हाथ तक नहीं लगाने दिया। उसे मैं क्या यहाँ सिर्फ सजाने के लिए लाया था? अरे मेरे भी कुछ अरमान थे, पागल कहीं की। नितिन ने हैरानी से कहा, क्या हाथ तक नहीं लगाने दिया? जरूर कोई न कोई बात होगी, वो पागल नहीं है। पंकज ने कहा, जल्द ही तलाक ले लूंगा मैं उससे, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, वो पागल है या नहीं। नितिन ने कहा, यार शादी कोई खेल नहीं है, ये बात सही नहीं है। पंकज ने चिढ़कर कहा, बर्फ की शिला सी ठंडी है वो लड़की, उसमें ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई उत्साह। अरे उसने नजर उठाकर भी एक बार मेरी तरफ नहीं देखा सुहागरात पर। नितिन ने समझाने की पंकज को बहुत कोशिश की, पर उसने एक नहीं सुनी। नितिन को बहुत ही बुरा लगा। जल्द ही पंकज और वैभवी का तलाक हो गया। रजनी का कहर उस पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और दिनेश मूक दर्शक बने सब देख रहा था। नितिन को वैभवी की इस हालत पर बहुत ही तरस आता। उसका मन करता कुछ न कुछ वैभवी के लिए करे, पर क्या करे कुछ समझ नहीं आता। नितिन ने वैभवी से बात करने की कोशिश की, पर कभी भी उसे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला। एक दिन रजनी बुआ से नितिन को पता चला कि वैभवी ने एक छोटे से स्कूल में नौकरी कर ली है, पर उसके इस फैसले से रजनी बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अब घर के सारे काम रजनी के सर पर आ गए थे। एक दिन नितिन बाइक से ऑफिस से घर की तरफ जा रहा था। बहुत ही जोरों से बरसात हो रही थी। उसने देखा वैभवी बस स्टॉप पर खड़ी है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो कब से इस मौके की तलाश में था। उसने बाइक रोकी और वैभवी से बोला, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पहले तो वैभवी ने इनकार किया, फिर नितिन के बार बार कहने पर बाइक पर बैठ गई। कुछ दूर गए ही थे कि बहुत जोरों से बारिश होने लगी। यह देख नितिन ने अपनी बाइक एक चाय की दुकान पर रोक दी। सारा समय वैभवी मौन ही रही। कुछ देर बाद वैभवी को नितिन ने घर छोड़ दिया। जब वे घर पहुंचे तो रजनी ने बड़े ही गुस्से से नितिन और वैभवी को देखा। अगले दिन फिर नितिन वापस उसी समय वहां से गुजरा और वैभवी को अपनी बाइक पर बैठा लिया। दोनों फिर घर आ गए। आज रजनी का मूड दोनों को एक साथ देख फिर से खराब हो गया। तीसरे दिन रजनी अपने भाई यानी नितिन के पिता से मिलने गई और उन्हें समझाने लगी कि जल्द से जल्द हमें नितिन की शादी कर देनी चाहिए और अपने किसी रिश्तेदार की बेटी की तस्वीर भी दे आई। उसके बाद नितिन के माँ पिताजी नितिन के पीछे ही पड़ गए शादी के लिए। नितिन और उसका परिवार उस लड़की से भी मिल आया, पर नितिन बड़े ही कश्मकश में था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। एक दिन नितिन अपनी बुआ के घर गया तो उसने अपनी बुआ को वैभवी पे चिल्लाते हुए देखा। यही लक्षण वहां ससुराल में भी दिखाए होंगे तूने, तभी तुझे यहाँ पटक गए। अब तेरी उम्र इन गुड्डे गुड़ियों से खेलने की है क्या? और जोर से गुड्डे गुड़ियों को वैभवी के हाथ से छीनकर फेंक दिए, जो नितिन के पैरों में आकर गिरे। तभी दौड़ती हुई वैभवी आई और आंखों में एक अजीब सा भाव ले उसने उन गुड्डे गुड़ियों को उठा लिया। नितिन हैरान सा खड़ा सब देख रहा था। वैभवी ने रोते हुए कहा, इन्हें मत फेंको माँ। रजनी ने कहा, खबरदार पागल कहीं की, जो मुझे तूने माँ कहा। और रजनी ने हाथ में से उन गुड्डे गुड़ियों को छीन सड़क पर फेंक दिया। तभी उन पर से एक कार तेज गति से गुजर गई और वे टूट गए। उन टूटे हुए खिलौनों को देख वैभवी चक्कर खाकर गिर पड़ी। जैसे तैसे नितिन ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाया। तभी रजनी ने कहा, नितिन चल तू बाहर आ जा, कमरे में पड़े रहने दे उसे। रजनी नहीं चाहती थी कि नितिन वैभवी के करीब भी जाए। अगले दिन नितिन ने मन ही मन निश्चय किया,
चुपके से जैसे तैसे समझा बुझाकर वैभवी को मनोचिकित्सक के पास ले गया। उन्होंने उससे 2.5 घंटे तक बात की अकेले में, और इस तरह वैभवी का पूरा जीवन और उसके कड़वे अनुभव नितिन के सामने एक किताब की भांति खुल गए। जब वैभवी डॉक्टर के केबिन से बाहर आई तो उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई सी थी। नितिन ने वैभवी के माथे को बड़े ही प्यार से सहलाया तो वो फिर से रो पड़ी। वैभवी नितिन पर विश्वास करने लगी थी। फिर नितिन उसे खाना खिलाने एक अच्छे से होटल में ले गया। अपने सामने बैठाकर उसे खाना खिलाया। वो एक छोटी बच्ची की तरह नितिन की बातें मान रही थी। नितिन ने कहा, कल मैं शाम को घर आऊंगा और सबसे बात करूंगा कि डॉक्टर ने क्या कहा। ये बात तुम बुआ से अभी बिल्कुल भी मत कहना कि तुम मेरे साथ थी। तुम अभी घर जाओ, ठीक है? वैभवी ने चुपचाप हाँ में गर्दन हिलाई और घर चली गई। दूसरे दिन नितिन फिर डॉक्टर से मिला और उसने वैभवी के बारे में सब कुछ जाना। दरअसल बचपन से जवानी तक उसने बहुत ही दुख और उपेक्षा झेली। मामा के घर मामी ने भी उस पर बहुत ही जुल्म किए और घर में सौतेली माँ ने उसे अपने पिता से उम्मीद थी कि वे उसका साथ देंगे, पर उन्होंने भी उसे बीच मझधार में छोड़ दिया, जिस वजह से वो सामान्य रूप से पनप नहीं पाई। उसे पति के प्रेम से ज्यादा पिता के प्रेम और स्पर्श की चाह थी, इसलिए पति ने उसे छूना चाहा तो वो चिल्ला उठी। वे गुड्डे गुड़ियां भी बचपन में उसे उसके पिता ने ही ला कर दी थी, जिनके टूटने पर वैभवी बेहोश हो गई थी। बचपन के कोमल मन की इच्छाएं परिपक्वता पर हावी हो रही थी। हृदय की भूख और उम्र की मांग में वैभवी सीमा रेखा नहीं खींच पाई थी। नितिन फिर उससे मिलने उसके स्कूल गया तो वैभवी आज उसे देख मुस्कुरा दी। वो उसे लेकर समुंदर के किनारे गया। दोनों वहां बैठकर बातें करने लगे। तभी बातों बातों में नितिन ने वैभवी के कंधे पर हाथ रख दिया तो वो सहम सी गई। नितिन ने वैभवी से पूछा, एक बात पूछूं, शादी के बाद पति के साथ क्या हुआ था? क्या उस पंकज का व्यवहार अच्छा नहीं था? वैभवी ने हाँ में गर्दन हिलाई। नितिन ने पूछा, उसका छूना तुम्हें बुरा क्यों लगता था? वो तुम्हारा पति था। वैभवी ने कहा, पता नहीं। नितिन ने कहा, तुम मुझे अपना दोस्त समझो और अपने मन की सारी बातें मुझे बता दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी ये समस्या दूर हो जाए। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम पागल नहीं हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, सुखी रहो और अपने पति के पास वापस लौट जाओ। ये सुन वैभवी ने नम आंखों से कहा, मुझे नहीं जाना उसके पास। वो इंसान जिसने मेरा अपमान किया और मुझे पागल बना दिया सबके सामने। नितिन ने पूछा, अपमान मतलब? मैं समझा नहीं। वैभवी ने कहा, आप ये सब जानकर क्या करेंगे? जो मेरा अपना था कभी वो मेरा ना हुआ तो आप इतनी दया क्यों मुझ पर दिखा रहे हैं? नितिन वैभवी की बात को समझा नहीं, फिर बोला, मैं बस तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ। वैभवी ने कहा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। डॉक्टर ने आपसे क्या कहा? नितिन ने कहा, यही कि तुम पागल नहीं हो। वैभवी ने कहा, बहुत देर हो रही है, चलिए घर चलते हैं। पर सारे रास्ते नितिन के मन में वैभवी की कही बात, जो मेरा अपना था कभी वो मेरा ना हुआ, ही चलती रही। उस शाम वो फिर वैभवी के पति पंकज से मिलने गया। नितिन ने उसे समझाना चाहा, फिर से रिश्ता जोड़ने को कहा। इस पर वो हंस पड़ा और बोला, उस पागल को तो मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। पता है, उसने मुझे कहा था कि मेरी शक्ल में उसे उसके पिता की शक्ल दिखाई देती है। बेवकूफ कहीं की, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। वैसे भी मेरी दूसरी शादी तय हो गई है। नितिन का आखिरी प्रयास भी असफल रहा। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह नितिन की माँ, जो लड़की उसकी बुआ ने बताई थी, उससे शादी करने के पीछे पड़ गई। तब उसके मन में वैभवी की छवि उभर आई। वो सोचने लगा, यदि मेरी शादी वैभवी से हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? कितनी गुणी है वो, बस उसके जीवन में एक ही समस्या है, पर उसमें भी उसका क्या दोष है? वो पति की सूरत में पिता को ही तलाश तो रही है। उसका बचपन
अब भी उसके मन में कहीं सोया हुआ सा पड़ा है। सौतेली माँ ने जो उससे उसका पिता छीन लिया है और अब वो जवानी में उस छाया को पकड़ने का प्रयास कर रही है, जिसका स्वरूप ही बदल चुका है। अब दूसरे दिन नितिन को रजनी ने अपने घर आने को कहा। उस समय वहां रजनी के पति दिनेश और दोनों बेटे भी थे। तभी कुछ देर बाद वैभवी चाय लेकर आई। उस दिन न जाने क्यों नितिन को वैभवी बहुत ही सुंदर सी लग रही थी। शायद उसके मन में उसके प्रति प्रेम जागृत हो उठा था। तभी रजनी ने नितिन से कहा, वो लड़की जो तू देखने गया था तुझे पसंद है ना? मैं सोच रही हूँ उन्हें खबर भिजवा दूं। नितिन कुछ देर मौन रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बड़े ही धीमे से बोला, मैं कोई और लड़की को पसंद कर चुका हूँ। रजनी ने पूछा, अच्छा कौन है वो? तब नितिन ने एकदम से ही कह दिया, आपकी सौतेली बेटी वैभवी मुझे बेहद ही पसंद है। ये सुनते ही दिनेश कुर्सी पर से खड़ा हो गया और वहां मौजूद सभी लोगों को अपने कानों पर जैसे यकीन ही नहीं हुआ। रजनी ने कहा, ये पागल तुझे बहुत पसंद है। नितिन ने कहा, मैं इसे मनोचिकित्सक को दिखाकर लाया हूँ। पागल तो फूफा जी हैं, जिन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची से पिता का छाया छीन लिया। कभी सोचा है आपने कि वो बच्ची पिता के प्रेम के लिए कितनी तड़पी होगी? उसके कोमल मन पर क्या असर हुआ होगा? बुआ जी से शादी करने के बाद आपने उस बच्ची की तरफ से तो जैसे मुंह ही मोड़ लिया और अब उसे पागल करार कर दिया। अचानक ही रजनी ने चिल्लाते हुए कहा, नितिन। पर नितिन चुप न हुआ। वैभवी हैरान सी खड़ी नितिन को देखती रही। दोषी तो आप भी हैं बुआ, जिसने अपनी सौतेली बेटी को उसके पिता से दूर कर दिया। दिनेश सर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। नितिन ने कहा, मैं वैभवी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अपनी बात कहकर नितिन वहां से चला गया। उसके घर में जब इस बात का पता चला तो सबने बहुत विरोध किया। उसकी माँ ने कहा, दुनिया की कुंवारी लड़कियां मर गई है जो तुझे उस पागल और तलाकशुदा से शादी करना है। पर नितिन अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक सप्ताह बाद नितिन ने वैभवी को साथ लेकर घर छोड़ दिया और अपना ट्रांसफर कंपनी से कहकर दूसरे शहर करवा लिया। उसके पास बस कुछ कपड़े थे, ना ही कोई ठिकाना और ना ही कोई घर गृहस्थी का सामान। एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। वैभवी घर की सफाई में लग गई और नितिन बाजार जाकर सारा जरूरत का सामान ले आया। जैसे तैसे सोने और खाने की व्यवस्था कर ली। 2-3 दिन बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी भी कर ली। उस रात दोनों बिस्तर पर लेटे थे, एक किनारे पर नितिन और दूसरे पर वैभवी। जब नितिन ने वैभवी का हाथ थाम कहा, अब जो भी है हमें सब आधा आधा बांटना है, सुख दुख रोटी बिस्तर सब कुछ। देखो ये मैं तुम्हारे लिए नया गुड्डे गुड़िया लाया हूँ। नितिन को ऐसा लगा जैसे उसने वैभवी की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। कभी वो नितिन को देखती तो कभी गुड्डे गुड़ियों को। उसे सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। नितिन ने कहा, मेरे पास आओ वैभवी, तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। आओ मेरे पास आओ। तभी वैभवी उठकर बैठ गई और नितिन के करीब आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। नितिन ने कहा, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? यह सुन वैभवी ने नजरें झुका ली। नितिन ने उसका हाथ थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया तो वैभवी नितिन के सीने से लग रोने लगी पूरी तरह। नितिन ने कहा, ये घर मैं अब सब कुछ तुम्हारा है। तुम यहाँ जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं होने दूंगा। बहुत सह लिया है तुमने, अब और नहीं। अब किसी और को भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। उस रात रोते रोते वैभवी नितिन की बाहों में सो गई। अगले दिन नितिन तैयार हो ऑफिस जाने लगा तो वैभवी ने उसे एक मुस्कान से विदा किया। शाम को जब ऑफिस से लौटा तो वैभवी ने एक जरूरी सामान की लिस्ट और 6,000 रुपए देते हुए कहा, ये मेरी जमा पूंजी है और ये अब आपकी ही है। मैंने लिस्ट बना दी है, आप ये सामान ले आए। नितिन को वो रुपए लेने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई तो वैभवी ने खुद आगे बढ़कर वे रुपए नितिन की शर्ट की जेब में रख दिए।
नितिन बाजार से वो सामान ले आया। उस दिन उनकी गृहस्थी की शुरुआत हो गई थी। सोचता कहाँ पागल थी वैभवी। वैभवी ने बहुत ही कम समय में घर को अच्छा खासा जमा लिया था। वो नितिन का बहुत ही ख्याल भी रखती, पर अब तक दोनों के तन नहीं मिल पाए थे। पर नितिन को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था। नितिन सबको दिखा देना चाहता था कि सबने वैभवी को कितना गलत समझा, खासकर पंकज को, जिसने सिर्फ शारीरिक सुख के अभाव में वैभवी को छोड़ दिया। वैभवी बचपन के सारे अनुभव नितिन को सुनाती। ये सब सुन उसे अपनी बुआ पर बहुत ही गुस्सा आता। मामा मामी ने उस पर कितने अत्याचार किए, क्या क्या नहीं सहा बेचारी ने। कई बार सुनाते सुनाते वैभवी रो भी पड़ती। ऐसे में नितिन उसे बाहों में भरकर सांत्वना देता, उसका मनोबल बढ़ाता। वैभवी ने नितिन से कहा, मेरी माँ की मौत के बाद मैं अनाथ ही हो गई। पिता ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। यदि मुझे कभी कुछ हो गया तो क्या आप भी मेरे बच्चों से इसी तरह मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही वैभवी का ये सवाल सुन नितिन हैरान हो गया। वैभवी ने फिर से पूछा, क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? नितिन ने कहा, ये सब मत सोचो, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। वैभवी ने कहा, मैं भी अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ और उनका बुरा कभी नहीं चाहती, इसलिए कभी भी मैं उनसे कुछ नहीं कह सकी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से कभी माँ और पिताजी में दरार आए, इसलिए बस अपने मन को, अपनी इच्छा को सदा मारती रही। पर जब आपने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं फिर से जी उठी। नितिन ने कहा, मैं समझता हूँ और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एक दिन अचानक ही वैभवी ने फिर से नितिन से पूछा, आप भी मेरे बाबूजी जैसे मुझसे मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे ना? मुझसे कहीं आपका मन तो नहीं भर जाएगा ना? नितिन फिर हैरान सा था। आगे वैभवी ने कहा, मैं आपकी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, अपना पत्नी धर्म नहीं निभा पा रही हूँ। क्या करूँ? मुझे मेरे पिता के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। आप भी मुझे अपने पिता जैसे ही लगते हैं, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती हूँ, क्या करूँ? नितिन ने वैभवी का हाथ थामा और बोला, अरे ये क्या, तुम्हें तो बुखार है, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। वैभवी ने नितिन का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, नहीं, आप बस मेरे पास ही बैठे। नितिन बहुत देर तक उसके पास ही बैठा रहा। शादी को 3 महीने होने आ गए थे। नितिन ये जान गया था कि वैभवी उसके जीवन का एक खास हिस्सा बन चुकी है। एक दिन वैभवी ने कहा, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हूं ना? नितिन ने कहा, नहीं, तुम पागल नहीं हो, और प्यार करके उसे शांत किया। उस रात नितिन ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो, वैभवी को उसके पिता का प्यार दिलवा कर ही रहेगा। दूसरे दिन सुबह उसने वैभवी के पिता को एक खत लिखा, जिसमें लिखा, वैभवी बहुत बीमार है। नितिन ने सोचा, शायद ये झूठ बाप और बेटी को करीब ले आए, शायद मोह बेटी का एक बाप को यहाँ खींच लाए। पर खत भेजे 3 दिन हो गए, न तो कोई जवाब आया और न ही उसके पिता दिनेश आए। नितिन ने फिर से एक और खत लिखा, पर अब भी कोई जवाब नहीं आया। उस दिन नितिन बहुत ही बेचैन सा था। सोचने लगा, कैसे पिता हैं, इतने मजबूर भी नहीं कि अपनी बेटी से चाहकर भी मिलने नहीं आए। क्यों वे इतने कठोर हैं? सुबह उठते ही स्टेशन पर जाकर बैठ गया। मन तो करता कि वैभवी के पिता को खुद जाकर ले आए, टिकट भी ले लिया, पर फिर ट्रेन में नहीं चढ़ा। भटक कर यहाँ वहाँ बहुत थक गया तो रात को घर लौट आया। वैभवी ने पूछा, कहाँ चले गए थे आप? आज ऑफिस की छुट्टी थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं आपने। नितिन को जैसे होश आया हो, पर वो चुप ही रहा। मुंह हाथ धोकर खाना खाया। उसे वैभवी के पिता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। रात को नितिन वैभवी के पास जाकर बैठ गया, पर उसने उसे देख मुंह फेर लिया। नितिन ने पूछा, क्या हुआ, क्या तुम मुझसे नाराज हो? ये सुन वैभवी रोने लगी तो नितिन ने उसके माथे को सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसके हाथ में एक कागज का फटा हुआ सा टुकड़ा था। वैभवी ने कहा, आपने मेरे पिता को खत लिखा ना, आप मुझे वापस भेजना चाहते हैं ना? नितिन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, और प्यार से उसे बाहों में भर लिया, उसके चेहरे को चूम लिया
और मैं तुम्हें वापस क्यों भेजूंगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? नितिन ने सारी बातें साफ साफ उसे बता दी, जिसे सुन वो तड़प उठी। उसके बीमार होने की खबर सुनकर भी उसके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। उस रात वैभवी उसकी बाहों में समा गई। कब दोनों सब बातों को भूलकर एक हो गए पता नहीं चला। उस रात दोनों ने उस पति पत्नी के सुख को महसूस किया। यह नितिन की जीत थी कि आज उसने वैभवी के मन के साथ साथ उसके तन पर भी विजय पाली थी। वैभवी अपनी सारी कुंठाओं से मुक्त होकर नितिन की पत्नी बन गई थी। दोनों का जीवन उसके बाद खुशियों से भर गया था। एक दिन नितिन को पता चला कि वो पिता बनने वाला है। उसने वैभवी से कहा, मुझे एक प्यारी सी बेटी चाहिए, मैं उसे बहुत ही प्यार करूंगा। आज वैभवी ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया और खुशी से बोली, हम अपनी बेटी को बहुत प्यार करेंगे, उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। नितिन बहुत खुश था। उसे उसकी वैभवी मिल गई थी। उसे अफसोस जरूर था कि उसे पिता का प्रेम नहीं दिलवा सका, पर उसने कभी भी वैभवी को अपने पिता के प्रेम की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने पति, पिता, एक दोस्त, सभी का प्रेम अपनी पत्नी वैभवी पर लुटाया, जिसके लिए वो बचपन से जवानी तक तरसी थी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपको नितिन का किरदार इस कहानी में कैसा लगा। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।